नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्रंप जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस की, बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष की तैयारियों की, देखेंगे मणिपुर को लेकर गृहमंत्री की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, उत्तराखंड में लोगों को क्यों फिर याद आया केदारनाथ हादसे का खौफनाक मंजर, जानेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से क्यों मिली फटकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आर्बिट्रेशन प्रणाली पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जाहिर की चिंता, बोले अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के मामले में हम कहीं नहीं, जल्द समाधान की जरूरत पर दिया जोर। शेयर बाजार में भारी गिरावट को लेकर यूथ कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, सरकार की आर्थिक नीतियों का जताया विरोध, गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में मोदी सरकार को बताया नाकाम। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, 31 मार्च से लागू होगा नियम। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के रुपए पर लचीले रुख से 2025 में 1.8% टूटी घरेलू करेंसी, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया, यूबीआई की रिपोर्ट में दावा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में खारिज की शैडो कैबिनेट की बात, कहा जम्मू कश्मीर में नहीं है इसकी कोई जरूरत, बोले जम्मू कश्मीर को चलाएगी जनता की सरकार। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच मीडिया के सामने हुई तीखी बहस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस मामले में अब दुनिया भी दो फाड़ होती दिख रही है। यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल जेलेंस्की के बर्ताव पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वे युद्ध विराम की कोशिशों में साथ क्यों नहीं दे रहे। देखिए ये रिपोर्ट। 1 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इस बैठक में यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल्स डील पर मुहर लगनी थी और इस सौदे के साथ ही रूस से युद्ध विराम की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना था। लेकिन रूस से जंग को खत्म करने के सवाल पर जेलेंस्की ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस से भिड़ गए। दोनों पक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई और ये सब पत्रकारों के सामने ही हुआ। ट्रंप ने जेलेंस्की से दो टूक कह दिया कि डील कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। दरअसल जेलेंस्की की मंशा अमेरिका के साथ न केवल मिनरल्स डील की थी, बल्कि वे चाहते थे कि ट्रंप सीधे सीधे उनका पक्ष ले और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बढ़ावा न दे। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका का निष्पक्ष रहना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि मैं किसी की तरफ झुका हुआ नहीं हूँ, मैं अमेरिका और दुनिया के लिए जो अच्छा है उसके साथ हूँ। इसके साथ ही ट्रंप ने ये एहसान भी जता दिया कि जेलेंस्की को अमेरिका की मदद का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बात जेलेंस्की को चुभ गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि आप करोड़ों लोगों की जान से खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इस देश का बहुत बड़ा अपमान है। इस बहस में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की आवाज ऊंची हुई तो जेलेंस्की ने कहा कि जोर से बोलना बंद कीजिए। इस बहस के बाद जेलेंस्की बिना समझौता किए बाहर निकल आए। बता दें कि ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद जेलेंस्की पर युद्ध शुरू करने का आरोप पहले भी लगाया था। उन्होंने तब जेलेंस्की को तानाशाह भी कहा था और अब इस बहस के बाद भी ट्रंप ने लिखा कि जेलेंस्की ने अमेरिका और इसके सम्मानित ओवल ऑफिस का अपमान किया है। बहरहाल जब वो शांति के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। वहीं जेलेंस्की ने लिखा, शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, शुक्रिया इस दौरे के लिए, शुक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता। यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा कि ओवल ऑफिस में दुनिया के मीडिया के सामने जो हुआ वो अच्छा नहीं था। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रंप के साथ उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। यानी अब भी जेलेंस्की को ट्रंप से उम्मीदें हैं, लेकिन अब अमेरिका के तौर तरीके बदल गए हैं, ये साफ नजर आ रहा है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई इस बहस के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई। कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन समेत कई देशों ने खुलकर जेलेंस्की का पक्ष लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक सांसद चक शुमर ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप और वेंस गंदा काम कर रहे हैं। सीनेट डेमोक्रेट्स आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ना कभी नहीं रोकेंगे। वहीं ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद डॉन बेकन ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बुरा दिन रहा। यूक्रेन आजादी, फ्री मार्केट और कानून का राज चाहता है, वो पश्चिम का हिस्सा बनना चाहता है। रूस हमसे और हमारे पश्चिमी मूल्यों से नफरत करता है। हमें ये साफ कर देना चाहिए कि हम आजादी के पक्ष में खड़े हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में इस बातचीत को बुरी तरह नाकाम बताते हुए कहा
कि ज़ेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाकर इस तरह का विरोधी रुख अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि अब यूक्रेन और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो निगाहें इस वक्त बिहार चुनाव पर भी टिकी हुई हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने अभी से जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने भी बिहार सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। तो आखिर क्या है विपक्ष का प्लान और कैसे चुनावों में एनडीए की बढ़ने वाली है मुश्किलें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने अभी से राज्य में पूरी टीम उतार दी है। राहुल गांधी बार बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम दिग्गज बिहार पहुंच रहे हैं और अब कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर पार्टी ने एक अहम बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कैसे चुनावी मैदान में उतरना है, किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरना है, कितनी सीटों पर राजद से बात करनी है, इस पर भी चर्चा हुई। क्योंकि खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बार 75 सीटों पर दावा ठोक रही है और इन 75 में से 45 सीटों को जिताऊ सीट में तब्दील करने का फोकस है। इस रणनीति के लिए कांग्रेस ने एक सर्वे भी करवाया है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने बैठक में चर्चा की। साफ है कि 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस इस बार अभी से बिहार पर फोकस करना चाहती है और बार्गेनिंग पावर को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस की तैयारियों से एक बात साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें राज्य में बढ़ने वाली हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी राज्य की एनडीए सरकार पर ट्वीट के सहारे से हमला बोला है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि जब 15 साल पुरानी गाड़ी के चलने की अनुमति नहीं है तो 20 साल पुरानी सरकार क्यों चलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। अब विपक्ष की तैयारियों से साफ है कि इस बार बिहार में बीजेपी और पूरे एनडीए के लिए जबरदस्त चुनौती होने वाली है। विपक्ष जोर शोर से एनडीए सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। राज्य में बयानबाजी का सिलसिला जारी है तो मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हिंसा पर काबू पाने में अपनी नाकामी के चलते मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है, फिर भी हिंसा नहीं थम रही। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर सरकार के साथ अहम बैठक की। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं। कुकी मैतेई समुदाय के बीच चल रहे टकराव के कारण पिछले 1.5 साल से प्रदेश में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी और अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के लगभग 2 हफ्ते बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार, सेना और अर्ध सैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख तौर पर प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करने और कई समूहों से अवैध और लूटे गए हथियारों को आत्मसमर्पण कराने पर चर्चा की गई। सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से बात करने के बाद गृह मंत्री ने सड़कें ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा। दरअसल मई 2023 से जारी हिंसा के बाद मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने अपने अपने इलाकों की सड़कों पर बाड़ेबंदी कर रखी है। इसका मकसद दूसरे समुदाय के लोगों को अपने इलाके में आने से रोकना है, लेकिन अब गृह मंत्री ने इस तरह का ब्लॉकेज खत्म करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मई 2023 में मैतेई समुदाय ने उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग की, लेकिन कुकी समुदाय ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद राज्य में हिंसा शुरू हो गई थी। लगभग 1.5 साल बाद भी बीरेन सिंह की सरकार इस हिंसा को रोक नहीं पाई और अपनी ही सरकार में बीरेन सिंह का विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद 9 फरवरी को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और अब गृह मंत्री की इस बैठक को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये कदम केंद्र सरकार पहले भी तो उठा सकती थी। लगभग 150-250 लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ गए, कितने घायल हो गए, लेकिन पीएम मोदी को मणिपुर दौरे का वक्त नहीं मिला, उनका दुख जानने का मौका भी नहीं मिला। अगर ये बैठक सरकार पहले कर लेती तो इतने लोगों की जिंदगी खत्म ना हुई होती, शायद राज्य में राष्ट्रपति शासन की नौबत भी नहीं आती। मणिपुर को लेकर मोदी सरकार के रुख पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर के लोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। तो हालात फिलहाल उत्तराखंड में भी चिंताजनक बने हुए हैं। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण माड़ा के पास सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 55 मजदूर फंस गए थे,
जिसके बाद सरकार ने बचाव अभियान शुरू किया और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात का जायजा लेने पहुंच गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में माड़ा के पास हुए हिमस्खलन के कारण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के फंसे श्रमिकों के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंच गए हैं। धामी ने बताया कि मजदूरों को बचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। तो सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने। तो रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि माड़ा में चल रहे एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन में जोशीमठ बेस कैंप से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सड़क मार्ग पर लामबगड़ से आगे भारी हिमपात की सूचना मिलने के बाद हेली रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार ने फंसे हुए मजदूरों के परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है जो विभिन्न राज्यों से आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य में कई चुनौतियां आ रही हैं। पहले खबर आई थी कि 57 मजदूर फंसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से 2 मजदूर छुट्टी पर थे। इस तरह से कुल 55 मजदूर हिमस्खलन की चपेट में आए थे, जिनमें से 50 निकाल लिए गए हैं, लेकिन इनमें से 4 को नहीं बचाया जा सका, जबकि 5 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। इस हिमस्खलन से लोगों को केदारनाथ की बाढ़ का खौफनाक मंजर याद आ गया। उत्तराखंड का यह हादसा सुर्खियों में है, तो चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने एक मामले में दी गई अंतरिम बेल के खिलाफ जाकर एक व्यक्ति पर यूएपीए लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पुलिस के इस कदम को अंतरिम जमानत आदेश को विफल करने के इरादे से किया गया काम बताया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जान लेने के एक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया, जिस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पुलिस ने शीर्ष अदालत के अंतरिम जमानत आदेश को विफल करने के इरादे से यूएपीए का आरोप जोड़ा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि पुलिस ने 2 जनवरी के अंतरिम जमानत आदेश को विफल करने के इरादे से यूएपीए का आरोप जोड़ा है। उसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। पीठ ने कहा है कि यह साफ है कि अपीलकर्ता को सिर्फ 2 जनवरी के आदेश को विफल करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपीलकर्ता उक्त मामले में जमानत पाने का हकदार है। अपील स्वीकार की जाती है और उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा जल्दबाजी में की गई कार्रवाई ये सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि उसे हिरासत में लिया जाए और 2 जनवरी के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसे घोर अनुचित करार देते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के इस आचरण की निंदा की और उसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना की चेतावनी दे दी। अदालत ने छत्तीसगढ़ की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा घोर अनुचित काम किया गया है। हम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। उसे इस कोर्ट के आदेशों की जानकारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी पलट दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अदालतों की कार्रवाई पर नाराजगी भी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार देखा गया है कि अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश सुनाती हैं। तो क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल एनसीबी ने 2 लोगों के पास से 1280 ग्राम संदिग्ध पाउडर बरामद किया था, जिसे हेरोइन बताया गया। एनसीबी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पाउडर की लेबोरेटरी जांच में खुलासा हुआ कि वो हेरोइन नहीं है। फिर एनसीबी ने पाउडर को दोबारा जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित सीएफएसएल लेबोरेटरी भेजा, लेकिन वहां से भी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद केस बंद हो गया और आरोपी रिहा कर दिए गए।
लेकिन हिरासत के दौरान उन्होंने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी और जब आरोपी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई तो याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एनसीबी को उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि युवक को गलत तरीके से जेल में रखा गया और जब एक रिपोर्ट नेगेटिव आई तब भी युवक को रिहा नहीं किया गया और सीएफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार किया गया। इसके खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बार बार देखा गया है कि अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देती हैं। ये मामला भी इसी का उदाहरण है। इस मामले में हाई कोर्ट में दायर याचिका पहले ही निष्फल हो गई थी क्योंकि जिला अदालत ने पहले ही प्रतिवादी को रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध और स्थापित प्रक्रियाओं के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना उसके अधिकारों का अपमान है, लेकिन इसके संबंध में कानून उपचार तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला लेने पर नाराजगी जताई। इस बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जिसका असर आम जनता पर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत अब 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा होने वाले लोगों के लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही इकलौता प्रमाण होगा। तो आखिर क्यों बदले गए हैं ये नियम और इसका क्या पड़ेगा असर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इस बदलाव में 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के लिए सरकारी और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि का इकलौता प्रमाण होगा और इसके न होने पर जन्म तिथि को सही नहीं माना जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इस हफ्ते 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधनों को प्रभावी करते हुए एक ऑफिशियल नोट जारी किया गया था। इस नोट को लेकर अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि बदलावों के ऑफिशियल गजट में जारी होने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चों की जन्म तिथि के सबूत के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे। ये बर्थ सर्टिफिकेट किसी संबंधित रजिस्ट्रार, नगर निगम या 1969 के अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी होनी चाहिए। इसके अलावा इस तारीख के पहले के आवेदक पुरानी प्रणाली के हिसाब से जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अन्य सरकारी दस्तावेज जिनमें जन्म तिथि अंकित हो, इन दस्तावेजों को पहले की तरह पासपोर्ट आवेदन के लिए मान्य माना जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बार सत्ता में वापसी पर कुछ नई बातें हो रही हैं। वो कुछ नई हरकतें कर रहे हैं, जैसे कि कल यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनकी तेज तर्रार बहस हुई जो कि वायरल हो गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि बाइलेटरल टॉक हो रही है और वो लाइव भी चल रही है, यानी कि ग्लोबल गुंडागर्दी का लाइव प्रसारण लोगों ने जैसे कि देखा, या कहना चाहिए कि वो वायरल करवा दिया गया। इस पर हमारे यहाँ के मीडिया को तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा कि काश ऐसे मौके पर हम भी वहाँ होते। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।